अब देखो न्यूक्लिक एसिड्स के एग्जांपल सबको पता है क्या होते हैं, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड्स होते क्या हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। अब न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब इधर शुगर की बात करें तो बिल्कुल नाम से क्लियर होता है। देखो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मतलब इसमें शुगर होगी राइबोज। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो डीऑक्सी मतलब इसमें हो जाएगा डीऑक्सी राइबो, सिंपल सी बात है। और नाइट्रोजनस बेस की बात करें तो यहां पे दो टाइप के आ जाएंगे, प्योरीन्स एंड पाइरिमिडिन्स। प्योरीन्स में अपने पास आ जाएंगे एडिनाइन एंड गुआनिन, और पाइरिमिडिन्स में अपने पास आ जाएंगे थाइमीन, साइटोसिन और क्या है, यूरेसिल। बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, अब आगे हम अब बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखो अब डीएनए की अगर बात करें तो एनसीईआरटी, जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैंने वही यहाँ पे लिखा है। डीएनए की अगर बात करें तो डीएनए फर्स्ट सबसे पहले आइडेंटिफाई किसने किया था, फ्रेडरिक मिशर ने। कब, 1869 में। और इसने नाम क्या दिया था, इसको न्यूक्लियन नाम दिया था। ठीक है, दूसरी बात है डीएनए नेचर में कैसा होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक इन नेचर। तीसरी बात देखो, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डीएनए की स्टडी की, किसकी हेल्प से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, है ना। यहाँ पे हिट पॉइंट कौन से हैं, विल्किंस एंड फ्रैंकलिन। और क्या है, डीएनए की स्टडी किसकी हेल्प से, एक्सरे की हेल्प से। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है देखो, इनकी स्टडी का ही यूज किया था किन्होंने, वॉटसन एंड क्रिक ने। और उन्होंने कौन सा मॉडल दिया डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल, है ना। यही अपने को डिटेल में पढ़ना रहता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डीएनए में क्या होता है अपने पास, एटीजीसी मतलब क्या है, डीएनए के अंदर यूरेसिल अब्सेंट होता है, वो आरएनए में प्रेजेंट होता है ना। डीएनए में कौन से नाइट्रोजनस बेसिस, एटीजीसी। अब इनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, देखो ए की बॉन्डिंग होती है टी के साथ, एटी, और जी की होती है सी के साथ। अब यहां पे याद रखने की बात क्या है कि ए और टी के बीच दो बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के बीच कितने, तीन बॉन्ड होते हैं, कैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ए और टी के बीच में दो बॉन्ड, जी और सी के बीच में तीन बॉन्ड, और कैसे बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है शरगाफ्स रूल। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। शरगाफ्स रूल्स क्या बोलता है कि प्योरीन्स इज इक्वल टू पाइरिमिडिन्स, मतलब प्योरीन्स और पाइरिमिडिन्स का जब हम रेशियो निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। इक्वल है तो रेशियो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और प्योरीन्स क्या होते हैं, ए जी, है ना, ए प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी। ये प्योरीन्स, ये पाइरिमिडिन्स। ठीक है, यूरेसिल क्या है, डीएनए में एब्सेंट होता है, ये हम बात कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल बेसिक सी स्ट्रक्चर समझ लो, बेसिक सी स्ट्रक्चर। देखो ये अपने क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है, एटीजीसी एटीजीसी एटीजीसी, ये अपने नाइट्रोजिनस बेस है। और ऐसे नाइट्रोजिनस बेस ये किससे अटैच है, शुगर से। शुगर 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 शुगर, इधर भी शुगर शुगर शुगर। ठीक है, और ये अपना फॉस्फेट आ जाएगा, ये अपना फॉस्फेट आ जाएगा, ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे। और अभी याद करो कि यहाँ पे हम बार बार करते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ना इधर फॉस्फेट के साथ, ये क्या बनेंगे, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब ये शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम क्या बोल देते हैं, बैकबोन बोल देते हैं। डीएनए की बैकबोन बोल लो एक तरह, इसको शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को हम क्या बोल रहे हैं, डीएनए की एक तरीके से बैकबोन यहां पे बोल रहे हैं। ठीक है, अब वो चीजें याद करो, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोसाइड हमने किया था कि बेस प्लस शुगर, तो ये जो बैकबोन के अंदर एरिया आ रहा है ये अपना न्यूक्लियोसाइड है। और न्यूक्लियोटाइड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, ये पूरा क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड इधर से। ठीक है, ऐसे थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं कि ये डबल हेलिक्स मॉडल जो था ये क्या था। देखो यहाँ पे कुछ सिंपल सी बातें सबको पता होंगी कि एंटी पैरेलल होता है कि एक 5' से 3' और दूसरा क्या होगा, दूसरा बिल्कुल इसके ऑपोजिट, कि यहाँ पे 5' है तो यहाँ पे दूसरी स्टैंड में क्या होगा, 3' होगा। ये सिंपल सी बातें सबको पता रहती है। ठीक है, और ये अपने क्या है, ये अपने क्या है, अपने बेस है ना। ये जो हमने किए थे ना, ये ATGC ये अपने यहाँ पे शो हो रहे हैं, ये अपने यहाँ पे शो हो रहे हैं। अब कुछ डाटा दिया हुआ है जो अपने को याद रखना पड़ेगा। देखो दो बेस के बीच में कितना डिफरेंस होता है, 3.4 एंगस्ट्रॉम का, 3.4 एंगस्ट्रॉम का यहाँ पे ये डिफरेंस होता है। ठीक है, और ये अगर इसकी दो स्ट्रैंड्स के बीच के डिफरेंस की बात करें तो कितना होगा, 20 एंगस्ट्रॉम का होगा ना इसमें, और इसमें कितना होगा
होगा, गैप कितना होगा 20 एंगस्ट्रॉम का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्न की बात की गई है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या माना जाएगा, एक टर्न माना जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक एक टर्न है ना, यही स्ट्रक्चर फिर दोबारा से रिपीट होगी ये वाली, है ना, ये यहाँ से एक टर्न है ये। अब देखो सिंपल सी बात है, एक टर्न के अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं। 5 इसमें आ जाएंगे, 5 इसमें आ जाएंगे। एक टर्न में कितने हुए, 10 बेस पेयर हुए। तो एक बेस पेयर के बीच में कितना डिफरेंस था, 3.4 एंगस्ट्रॉम का। तो 10 के बीच में कितना हो जाएगा, 10 के बीच में 10 इंटू 3.4, तो टोटल कितना हो जाएगा एक टर्न का। ये एक टर्न की अगर लेंथ निकाले तो 34 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10 बेस पेयर इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देखो ये है डीएनए, इसको आपने बहुत जगह पे देखा होगा, और ये है क्रोमोसोम, इसको भी आपने देखा होगा। अब यहां पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इस डीएनए से ये क्रोमोसोम आखिर बना कैसे। ठीक है, डीएनए से मिलके ही तो बना है क्रोमोसोम पूरा, तो इस डीएनए से ये क्रोमोसोम कैसे बना, तो यहीं पे इन्वॉल्वमेंट होती है हिस्टोन प्रोटीन्स की। अब देखो एक एग्जांपल बताऊंगा, उससे सारा क्लियर हो जाएगा। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया, ये किसका डायग्राम है, देखो जो ये रेड में है ये है इलेक्ट्रिकल पोल्स यानी बिजली के खंबे, और जो ब्लैक में है ये ब्लैक, ये है इलेक्ट्रिकल वायर, ये बिजली के खंबे लाल वाले, और ये ब्लैक वाली बिजली की तार। अब देखो जो ये रेड वाले हैं ये बिजली के खंबे इलेक्ट्रिकल पोल्स, इसको रिप्लेस कर दो हिस्टोन से, और जो इलेक्ट्रिकल वायर है ब्लैक में इसको रिप्लेस कर दो डीएनए से। क्लियर हो रहा है, बेसिक मॉडल क्लियर हो गया कि डीएनए ऐसे वायर की तरह होता है, तो उसकी पैकिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिकल पोल्स चाहिए यानी हिस्टोन प्रोटीन्स चाहिए। ये बेसिक मॉडल है। अब थोड़ी आगे बात करते हैं। देखो कितना क्लियर हो गया, हमारे माइंड में क्लियर है कि इलेक्ट्रिकल पोल का काम कर रहा है हिस्टोन प्रोटीन, और इलेक्ट्रिकल वायर ये ब्लैक वाली, इसका काम कौन करेगा, डीएनए। अब हिस्टोन प्रोटीन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और डीएनए है नेगेटिवली चार्ज। तो दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, तो दोनों की आपस में होगी अट्रैक्शन, मतलब ये सिस्टम अच्छे से पूरा पैक हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आगे चलते हैं। अब देखो हिस्टोन्स जो प्रोटीन्स हैं वो होते हैं 5 टाइप के, 5 टाइप्स, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। ठीक है, अब H1 के नीचे मैंने लिखा है लिंकर हिस्टोन। अब देखो इस डायग्राम को दोबारा देखो, देखो रेड में भी यहां पे 2 पार्ट बन रहे हैं, एक तो जो बीच में मैंने ये फिल किया है, पूरा फिल कर दिया, एक तो ये वाला, एक है कि जो वायर से अटैच है, जो ऐसे ट्राइंगुलर बना रहा है और वायर से अटैच है। ठीक है, 2 पार्ट बन रहे हैं। तो जो ये ट्राइंगुलर बन रहा है ना, जो डीएनए को लिंक कर रहा है, जो डीएनए से कनेक्ट हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं H1 यानी लिंकर, और जो बीच वाला पार्ट है ये वाला जो मैंने फिल किया हुआ है पूरा रेड से, वो बनाएंगे ये वाले 4। ठीक है, क्लियर है। जो ये ट्राइंगुलर है जो डीएनए से कनेक्ट हो रहा है वो हो गया H1 यानी लिंकर, और ये वाले 4 मिलके बनाएंगे ये बीच वाला पार्ट। और ये 4 भी ऐसे नहीं होते, ये भी एग्जिस्ट कैसे करते हैं, ये 4 को, ये 4 है 1 2 3 4, तो 4 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, ये 4 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 इंटू 2 कितना होता है, 8 मतलब ऑक्टा, तो इसको हम बोल देंगे हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, अब देखो यहां पे हमारे पास क्या क्या आया, ये बीच वाला पार्ट हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, जो ऐसे होता है 4 इंटू 2। ठीक है, और ये ट्राइंगुलर रेड वाला क्या हो गया, H1 लिंकर, और ब्लैक वाला क्या हो गया, डीएनए। अब देखो इसमें दोबारा से देखते हैं क्या क्या है, इसमें क्या क्या है। जो एक ट्राइंगुलर रेड वाला है ये हो गया H1 यानी लिंकर हिस्टोन, और जो एक बीच में रेड वाला है ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर। जो H1 से अलग हिस्टोन बचे थे वो 2 से मल्टीप्लाई होके 8 बना देंगे, 8 मतलब ऑक्टा, तो ये हो जाएगा हिस्टोन ऑक्टामर। और जो ब्लैक वाला पार्ट है ये हो गया डीएनए, और डीएनए हमको लेना है 200 बेस पेयर, तो ये तीनों चीज मिलके क्या बना देंगी, न्यूक्लियोसोम। तीनों चीज मिलके बना देंगी न्यूक्लियोसोम। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो हम हिस्टोन और डीएनए से स्टार्ट हुए थे और पहुंच चुके हैं न्यूक्लियोसोम तक, और पहुंचना कहां से है, डीएनए से लेके क्रोमोसोम तक पहुंचना है। ठीक है, तो देखो अब न्यूक्लियोसोम तक हम पहुंच गए थे, तो ऐसे ऐसे 6 न्यूक्लियोसोम, 6 न्यूक्लियोसोम मिलके बना देंगे सोलिनॉइड, और बहुत सारे सोलिनॉइड मिलके बना देंगे क्रोमेटिड, और 2 क्रोमेटिड मिलके बना देंगी क्रोमोसोम। तो हम डीएनए से पहुंच गए क्रोमोसोम तक। अब देखो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में देखते हैं क्या क्या होता है। सबसे पहली बात किसने परफॉर्म किया था, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, और किसका यूज किया था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का यूज किया था। अब देखो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की 2 टाइप की कॉलोनीज हमारे पास होती हैं, 2 टाइप की, एक स्मूथ कॉलोनी, एक रफ कॉलोनी। ठीक है, जो स्मूथ कॉलोनी होती है वो कैप्सुलेटेड होती है, म्यूकस कोट उसमें प्रेजेंट होता है और वो वायरुलेंट होती है, और जो रफ कॉलोनी होती है वो नॉन कैप्सुलेटेड होती है, म्यूकस कोट इसमें अब्सेंट होता है
और ये नॉन वायरुलेंट होती है, ठीक है। नाम से पता लग रहा है ये वायरुलेंट है तो ये क्या करेगी, यही माइस को किल करेगी, ठीक है। और रफ है, ये नॉन वायरुलेंट है मतलब ये माइस को किल नहीं करेगी, ठीक है। रफ कॉलोनी में बिल्कुल क्लियर हो रहा है, नॉन वायरुलेंट है मतलब माइस इसके इन्फेक्शन से जिंदा रहेगा। और स्मूथ कॉलोनी में क्या है, वायरुलेंट है तो माइस इसके इन्फेक्शन से क्या है, किल हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। बट यहां पे एक मजे की बात क्या है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब हम हीट किल्ड स्मूथ कॉलोनी का यूज करते हैं तो माइस जो है वो जिंदा रहता है ना। हमने क्या किया, स्मूथ कॉलोनी की जो एस स्ट्रेन है, मतलब एस स्ट्रेन मतलब स्मूथ स्ट्रेन है ना, उसको हीट किल्ड किया तो माइस जिंदा है यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ये मजेदार की गई, यहाँ पे मजेदार एक चीज क्या की गई कि आर स्ट्रेन मतलब रफ वाली प्लस एस वाली जो है हीट किल्ड अगर यूज करते हैं तो माइस की डेथ हो रही है। देखो नेचुरली क्या होना चाहिए था, रफ की वजह से माइस जिंदा रहना चाहिए था और हीट किल्ड एस की वजह से भी माइस जिंदा रहना चाहिए था, बट यहाँ पे माइस की डेथ होगी। मतलब क्या है यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि कुछ तो ऐसी चीज है जो एस स्ट्रेन से आर वाले में ट्रांसफॉर्म हुई है, कुछ ऐसी चीज है, बट वो चीज क्या है, डीएनए है, आरएनए है, प्रोटीन है, क्या है अभी तक पता नहीं चला, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की, ठीक है। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, मतलब यहाँ पे हमें पता लगाना है कुल मिला के डीएनए ट्रांसफॉर्म हुआ कि आरएनए हुआ कि प्रोटीन हुआ, ठीक है। ये किसने किया, एवरी मैक्लोइड मैककार्टी, 3 साइंटिस्ट हैं, एवरी मैक्लोइड मैककार्टी, ठीक है। इन्होंने क्या बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस इस डीएनए की, जो सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म होता है वो डीएनए होता है। कैसे बताया, इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का यूज किया। कौन से प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम प्रोटीएजेस, आरएनए को डाइजेस्ट करने वाले आरएनएजेस और डीएनए को डाइजेस्ट करने वाले डीएनएज, ठीक है। सबसे पहले यूज किया इन्होंने प्रोटीएजेस का, मतलब क्या है, प्रोटीन का इन्होंने डाइजेशन कर दिया, मतलब प्रोटीन को खत्म कर दिया। बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन जो ट्रांसफॉर्मिंग है ना, ट्रांसफॉर्मेशन हुई प्रोटीन खत्म होने के बाद भी, मतलब एक बात क्लियर है कि प्रोटीन तो ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, आरएनए को खत्म कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, बट फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हुई, मतलब आरएनए भी क्या है, ट्रांसफॉर्म नहीं हो रही थी, है ना, सिंपल सी बात है। फिर इन्होंने डीएनए को जब डाइजेस्ट कर दिया, मतलब खत्म कर दिया, वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन बंद हो गई। मतलब सीधा है कि डीएनए ही क्या है, अपना ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट है हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, देखो इन्होंने बैक्टीरियोफेज का यूज किया था और बैक्टीरियोफेज से इन्होंने किसको इन्फेक्ट कराया, ई कोलाई को। देखो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज होते हैं वायरस, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। तो ई कोलाई को इन्होंने इन्फेक्ट कराया बैक्टीरियोफेज से, ठीक है। अब इन्होंने क्या यूज किया, रेडियो एक्टिव सल्फर एंड रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। अब इनका यूज क्यों किया, क्योंकि क्या होता है, डीएनए के पास फॉस्फोरस होता है और प्रोटीन के पास क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। इनके स्टेप कौन से थे, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये इनके स्टेप। देखो इनका मकसद क्या था, देखो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज से इन्फेक्ट कराया ई कोलाई को। अब ई कोलाई के अंदर हमने चेक कर लिया कि रेडियो एक्टिव सल्फर आ रहा है ना, इन्फेक्शन के थ्रू रेडियो एक्टिव सल्फर दिखा या रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिखा। तो रिजल्ट जो हमें मिला क्या, ई कोलाई के अंदर जो इन्फेक्शन के थ्रू आया वो आया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस आया, मतलब फॉस्फोरस किसके अंदर होता है, डीएनए के अंदर। तो जो ट्रांसफॉर्म हुआ वो क्या था, डीएनए। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से क्या मिला, हमें अनइक्विवोकल प्रूफ मिल गया दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। अब देखो यहाँ पे हम बेसिकली क्या है, जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि कौन सा अच्छा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, और कंपैरिजन किसके बीच में होगा, आरएनए और डीएनए के बीच में, ठीक है। तो जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी लिखी है कि कौन सी प्रॉपर्टी जेनेटिक मटेरियल में होनी चाहिए, है ना। वो रेप्लिकेशन, खुद का रेप्लिका बनाना चाहिए, उसको रेप्लिकेशन शो करनी चाहिए, और क्या है, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली एंड स्ट्रक्चरली वो स्टेबल होना चाहिए। और कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, स्लो चेंजेस, जैसे उसमें म्यूटेशन जो है जेनेटिक मटेरियल में अपने में कम से कम होनी चाहिए। और क्या है, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ, है ना, सिंपल सी बात है, खुद को एक्सप्रेस उसको करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आरएनए और डीएनए
डीएनए के कंपैरिजन की। देखो रेप्लिकेशन की बात करें तो आरएनए भी रेप्लिकेट होता है और डीएनए भी रेप्लिकेट होता है, तो दोनों रेप्लिकेशन शो करते हैं। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी की बात करें तो डीएनए जो होता है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है। डीएनए जो है वो आरएनए से ज़्यादा स्टेबल है। इसके रीज़न दिए हुए, इसके रीज़न क्या दिए हुए कि थाइमीन वर्सेस यूरेसिल। मतलब क्या है, देखो डीएनए के अंदर जो थाइमीन होता है जो आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। तो यूरेसिल की जगह पे जो थाइमीन होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है डीएनए को। और क्या है, आरएनए के अंदर 2' पोजीशन पे क्या होता है, OH ग्रुप लगा होता है, OH ग्रुप है ना। ये क्या था अपना, डीएनए के अंदर वो 2' पोजीशन पे क्या है, OH ग्रुप नहीं होता। तो ये OH ग्रुप आरएनए को क्या बनाता है, एक तरीके से रिएक्टिव बनाता है, मतलब अनस्टेबल बना देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर म्यूटेशन की बात करें तो आरएनए के अंदर डीएनए से जल्दी म्यूटेशन होती है। मतलब ये वही बात आ गई कि स्टेबल कम है, जल्दी से म्यूटेशन हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। यहां भी डीएनए अपना अच्छा है, यहां भी डीएनए अपना अच्छा है। नेक्स्ट है एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ। अगर एक्सप्रेशन की बात करें कि कौन जल्दी एक्सप्रेस करेगा तो आरएनए जो होता है वो अपने को खुद को जल्दी एक्सप्रेस करता है। आरएनए ज्यादा अच्छा एक्सप्रेस खुद को करता है। बट अगर जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की बात करें, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज की बात करें तो डीएनए है। तो अगर टोटल मिला के देखें तो डीएनए ही अच्छा नजर आ रहा है। देखो डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है, डीएनए स्टेबल भी है ना, डीएनए स्टेबल भी है, और है डीएनए में म्यूटेशन भी कम होती है। और डीएनए मान लिया यहाँ पे आरएनए आगे निकल गया, बट जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरेज भी डीएनए में अच्छी है। तो टोटल मिला के बना के चलें तो डीएनए अपना अच्छा जेनेटिक मटेरियल है आरएनए के कंपैरिजन में। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं। लैक ओपेरोन में सबसे पहला पॉइंट, इनको कैसे याद करना है, इनको याद करना है रपोस RPOS। R से रिप्रेसर, P से प्रमोटर, O से ऑपरेटर और ZYA हमारे हो जाएंगे स्ट्रक्चरल जीन्स। अब देखो यहां पे हमारे पास बनेगा क्या, रिप्रेसर को मैंने बोला है चोर। अब देखो चोर के आसपास अगर कोई भी पुलिस वाला ना हो तो ये चोर बिल्कुल फ्री है। अब चोर बिल्कुल फ्री है तो ये क्या करेगा, इस ऑपरेटर के साथ बाइंड कर जाएगा। यहां पे बाइंड कर जाएगा तो ये ट्रांसक्रिप्शन को नहीं होने देगा, मतलब यहां पे कोई भी एंजाइम नहीं बन रहा। अब दूसरी कंडीशन देखो, सेम वही रपोस, यहां पे बना रिप्रेसर यानी चोर। पर इस कंडीशन में क्या है, चोर के आसपास एक पुलिस वाला है, इंड्यूसर को मैंने बोला है पुलिस वाला। चोर के आसपास पुलिस वाला है तो ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ लेगा। इस चोर को पकड़ लेगा तो ये चोर यहां ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। तो ऑपरेटर बिल्कुल फ्री है और यहां पे ट्रांसक्रिप्शन हमारे पास हो जाएगी और यहां पे ये स्ट्रक्चरल जीन से एंजाइम हमारे बन जाएंगे।